आदाब दोस्तों, खैर मकदम है आप सभी का द डिस्पैच में। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट शबरेज़ बशीर, आपकी खिदमत में हाजिर। याद होगा कि कोविड-19 का वबा जो है लगातार बरपा है। आज अगरचे तीसरा मरहले का 11वां दिन चल रहा है, लेकिन तब भी देखा जाएगा तो ज़मीनी सतह पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार काम कर रही है 24 घंटे। उसी के साथ साथ देखा जाएगा तो NGOs भी काफ़ी हद तक काम कर रही है, चाहे वो अगर फूड किट्स में हो, चाहे वो PPR किट्स में हो, चाहे वो मास्क में हो, या अगर देखा जाएगा तो गरीब जो लोग होते हैं उनको हेल्प करने में हो। खुसूसन आपको याद होगा कि कई दिनों से हम आपके पास ऐसी कहानियाँ ले आ करते हैं जिससे काफ़ी लोग जो है मुतमईन होते हैं, खुसूसन जिन्हें मेडिसिन की ज़रूरत हो, जिन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कि जिन्हें हेल्प की ज़रूरत हो, वो आप तक पहुँचाएँ। लेकिन हमारे साथ आज बात करने के लिए एक ख़ास मेहमान जो कि न किसी तारफ़ के मोहताज है, हमारे साथ है कुर्रतुल ऐन। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे आज। सबसे पहले कुर्रा साहिबा, आपका खैर मकदम है द डिस्पैच में। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपके जो NGO का नाम क्या है और कब से ये आपने स्टार्ट किया है और कितना टाइम हुआ आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे NGO का नाम जो है आर्श दी होप ऑफ कश्मीर है और हम 2011 से काम कर रहे हैं। 2011 से हम मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं। पहले हमने जब शुरू किया तो यतीम बच्चों पे स्टार्ट किया और उनके मेंटल हेल्थ को लेकर हमने कई सारी एक्टिविटीज़ करते रहे और रिसर्च की डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री के साथ इन कोलैबोरेशन विद देम उनके साथ हमने रिसर्च की। फिर विडो एम्पावरमेंट पे काम करते रहे। हम एक बड़गाम के एक इलाके खान साहब में बहुत ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जो रिसेंटली हमने किया वो मास मैरिजेस लोग नहीं भूले होंगे आई एम श्योर, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा इवेंट रहा। 2018 में हमने मास शादी 1 किया और 2019 में जो है हमने मास शादी 2 किया। अब जो कि हम बस अनाउंस किया ही था कि अब मास शादी 3 होगी, तो पैंडमिक जो है अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो है ये सामने आया पैंडमिक। और हमने सोचा कि क्यों ना लोगों की इस वक्त मदद की जाए, क्योंकि मां शादी तो अभी हो नहीं पाएगी, तो व्हाई नॉट हेल्प पीपल राइट नाउ। तो अभी हमने पहले तो हमने शुरू किया कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा, हमारे लिए कंपैरेटिवली रिलेटिवली उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि हम ऑलरेडी ग्राउंड पे काम कर रहे थे और डेटाबेस हमारे पास लोगों का था जो BPL, जो दूर दराज इलाके बड़गाम के दूर दराज इलाके में रह रहे हैं, उनके हमारे पास वेयर अबाउट्स थे कि कौन BPL है कौन नहीं है। हमें वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने जो है ट्रांजैक्शंस की उनके अकाउंट्स में पैसे डालना शुरू कर दिया जो भी डिज़र्विंग थे। तो हमने करीबन अभी तक 500 को तो हम क्रॉस कर चुके हैं। तो मेरा हमेशा ये रहा कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा जो है डॉक्टर साहब बोलते रहे कि आप फुटप्रिंट जो है अपना कम करें, क्योंकि जितना आप सड़कों पे आएंगे उतनी जो है ये बीमारी जो है वर्सन हो जाएगी। तो मैं हमेशा चाहती थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हाथ मिलाकर चला जाए, और वही हमने किया। कोशिश की कि मैंने अपने वॉलंटियर्स बहुत लिमिटेड लोग रखें, और मैं चाह रही थी कि अगर ट्रांजैक्शन से ही हम राशन वगैरह उनका कवर कर पाए तो हम कर लें। हमने वही किया, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की। उसके बाद जो है जहाँ पर हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते थे तो फूड किट्स हमने काफ़ी सारे दिए, बहुत सारे, चाहे डल एरिया हो या चाहे बाकी कोई एरिया हो, तो जहाँ पर ट्रांजैक्शन का जो है मुमकिन नहीं होता था तो हम फूड किट्स बेच दिया करते थे। तो फिर हमें ख्याल आया, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि PPEs के लिए कुछ करा जाए। तो फिर हमने डॉक्टर्स के लिए PPEs और एक ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने कोलैबोरेट किया और उनको 7,000 मास्क्स और 1059 सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए। डॉक्टर्स जो हमने खुद के लेवल पे किया, सिंस मैंने आपको कहा कि हम ऑलरेडी विडो एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास वर्कशॉप्स थे, स्टिचिंग वर्कशॉप्स ऑलरेडी हमारे पास थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ था। तो हमने कहा व्हाई नॉट डू समथिंग। हम जो लड़कियां हैं वो भी बैठी हुई हैं घर पे, तो उनसे काम लिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की ही जो है गाइडलाइंस फॉलो की जाए, बट एट द सेम टाइम उनको घर काम दिया जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो और काम का काम भी हो और उनकी मदद भी हो। तो वैसे करके हमने शुरू किया।
तो पहले डॉक्टर्स के लिए पीपीज़ मास्क वगैरह हमने अरेंज करवाई, फिर हमने मास्क पीपीज़ जो हैं डिस्टेंट एरियाज़ में, जैसे कुपवारा हॉस्पिटल हमने कुछ मदद भिजवाई, या आप बात करें जो हाजिन जो सबसे वर्स्ट हिट था वहाँ हमने पीपीज़ और सैनिटाइज़र्स हो मास्क हो भिजवाए। बडगाम जो है कसवारी इलाका वहाँ पर भी भिजवाए। तो SMHS और एनावारी तो खैर वहाँ पर भी हमने मदद भिजवाई। तो फिर हमने ये सोचा कि हमारे पास ऑलरेडी लड़कियां भी हैं जो हैं बहुत अच्छा काम करती हैं, जिन हमको ये डॉक्टर्स ने जो है हमारे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जो हैं उनने ये डिज़ाइन दिया बॉडी सूट्स कैसे होने चाहिए और किस तरीके के होने चाहिए, स्टफ़ क्या होना चाहिए। तो हमने फिर हमने शुरू किया कि डॉक्टर्स का खैर जो उनकी पीपीज़ थे वो देवर दे कांट बी रीयूज्ड, तो वो डिस्पोजेबल थे। फिर हमने रीयूजेबल, जैसे आप जैसे लोग जो फील्ड्स में जाते हैं तो उनको हम कैसे उनकी मदद की जाए, उनके हम कैसे काम आ सकते हैं। तो हमने उनके लिए एक पीपी बनाया जो कि 95% जो है वाटरप्रूफ है, बट एट द सेम टाइम इट्स ब्रीदेबल ऑल्सो। इसके अंदर जो है हवा आ जा सकती है। तो हमने बहुत कोशिश की कि बेस्ट से बेस्ट कपड़ा हमें जो इस के काबिल हो वो इस्तेमाल किया जाए। तो जर्नलिस्ट के लिए हमने शुरू किया और इंशाल्लाह सफाई कर्मचारी के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि फंड्स रेज करें और उनकी भी जैसे करके उनके लिए भी पीपीज़ हम अरेंज करें। एक सवाल जानना चाहूँगा, आपने बहुत सारा कुछ बोला है लेकिन बोलने के लिए यहाँ पर अब छोड़ा नहीं, लेकिन एक और जानना चाहूँगा। जिस तरीके से अगर देखा जाएगा तो पूरे वादी कश्मीर की बात करते हैं तो अक्सर कमतर माना जाता है लड़कियों को। अहम सवाल है, इस सवाल पर भी मैं आपसे सवाल जवाब जानना ज़रूरी समझता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अपने दिमाग में कैसा ख्याल आ गया कि मैं NGO एक डालूँगी, लोगों की हेल्प करूँगी। क्या आपको ये बचपन से ही शौक है? बिल्कुल। खैर आपने बात की कि लड़कियों को कमतर माना जाता है। खैर मुझे लगता है मज़हब इस्लाम ने जितना स्टेटस एक लड़की को दिया है, एक औरत को दिया है, वो आपने वो हदीस पाक सुना ही होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने फरमाया कि जो 3 बेटियों की शादी करे तो उनकी नज़दीकी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी होगी। फिर दूसरे सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लम जिनकी 2 हो, तो कहा 2 की भी इतनी होगी। बोला या रसूलुल्लाह सल्लम जिसकी 1 हो, तो बोला 1 की भी जो अच्छे से शादी करता है तो मेरी नज़दीकी इतनी होगी। और कहा ये भी है कि अल्लाह कहते हैं कि जब मैं खुश होता हूँ तो बेटी बेचता हूँ। तो बेटियों का स्टेटस क्या अनफॉर्चुनेटली हम समझ नहीं पाए हैं। हमारी सोसाइटी शायद थोड़ा बहुत हम पीछे रह चुके हैं। तो मैंने कैसे, फिर आपने सवाल पूछा कि मैंने कैसे इस बारे में सोचा कि एक NGO जो है स्टार्ट किया जाए। पहले तो मैं इंडिविजुअल लेवल पर ही काम करना चाहती थी, बट मैं सिंस मुझे किसी एक बैनर के अंडर जो काम करना था तो मैंने ये सोचा कि इससे बेहतर कोई ये नहीं। हालांकि चैलेंजिंग बहुत था कि एक NGO, जैसे कि आप जानते हैं मशरूमिंग है, कुछ काम करते हैं कुछ काम नहीं करते हैं, फिर एक की वजह से दूसरा ये चलते रहता है कि ये जी काम नहीं करते हैं। तो बड़े मुश्किलात के साथ मैंने शुरू किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में वो एक है कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। और आज आप जब अल्लाह के राह में काम करने निकलते हैं तो अल्लाह ताला जो है आपका पूरा साथ देते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बचपन का शौक जो होता है। बचपन का शौक, ऑब्वियसली मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर थोड़ी बहुत एजुकेशन वगैरह वो सब मेरी फैमिली में भी कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। तो उनको एज इंस्पिरेशन लेकर उनको देख कर मैं ये इस फील्ड में आई हूँ। कहीं ऐसी लड़कियां हैं या अगर बात करते हैं कहीं ऐसी औरतें हैं जो को चाहती है कि हम कुछ बने या हम भी मदद करें गरीब लोगों की, लेकिन शायद उनके पेरेंट्स या उनकी सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, उन बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैं डेस्टिनी में बहुत यकीन रखती हूँ कि आपकी तकदीर जो भी काम लिखा होता है आपको अल्लाह ताला जो है वो काम करवाते हैं आपसे। तो उन लड़कियों के लिए जिनको इस चीज़ का शौक़ है, मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं
कि हम सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो सोशल वर्क कोई बुराई नहीं है। खुदा न खास्ता एक शोबा है, डिपार्टमेंट है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, या यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज़ चलते हैं, चाहे बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क हो, तो ये तो काफ़ी डेवलप हो चुका है आज के दौर में। अगर आप देखेंगे, खैर आया तो ये वेस्ट से है, यूके से है, अमेरिका से है, बट आज की डेट में भी काफ़ी जो है NGOs, अगर आप प्रोफेशनली इसमें कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने एक NGO स्टार्ट तो किया, फिर मैंने इसके रिलेटेड पढ़ाई भी की, तो मुझे नहीं लगता है किसी को भी एतराज़ होना चाहिए इस काम से, और लोगों को माँ बाप को समझना चाहिए कि अगर कोई इंटरेस्टेड है, पैशनेट है इस काम को लेकर, तो उनको करने देना चाहिए। आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, जब भी मैं कहीं जगह जाता हूँ, चाहे NGOs के पास जाता हूँ, तो उनसे ये सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ। अगर देखा जाएगा तो जो आज की बात करेंगे, लॉकडाउन की बात करते हैं, जिस तरीके से धारा 370 में भी वो काफ़ी देखिए 7 महीने लॉकडाउन था, अब कोविड-19 का लॉकडाउन है। लोग जो गरीब है, वाकई जिन्हें कहा जाता है गरीब है, लेकिन कुछ लोगों के पास हमारे जो फ़ोन्स आते हैं, बार बार वो कहते हैं कि हमें वो राशन नहीं दिया जाता है, या हमें वो चीज़ें नहीं दी जाती जो फ्री में दी जाती है। अक्सर हमने देखा कि कई NGO ऐसे हैं जो कि उन लोगों तक वो चीज़ें नहीं देते जो वाकई में गरीब है। किस तरीके से आप देखते हो, किस तरीके से आप जब जाते हो फील्ड में, किस तरीके से आप वेरिफिकेशन करते हो, क्या देखते हो कि क्या किस तरीके का वो? जी, मैंने जैसे पहले ही कहा कि मैं एक पर्टिकुलर एरिया में काम करती हूँ, तो मेरे पास थैंकफुली हमारे पास डेटाबेस रहता है कि कौन गरीब है, किसका हमारे वॉलंटियर्स लगे होते हैं ऑन ग्राउंड, और वो हमें बताते हैं कि कौन गरीब है, कौन डिज़र्विंग है, किसे देना चाहिए। मेरे एरिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है, बिकॉज़ खुद भी जाते हैं, खुद भी पता करते हैं, फिर वॉलंटियर्स जो हैं, जो उस एरिया के रहने वाले होते हैं, वो हमें बताते हैं कि कौन डिज़र्विंग है, किसकी मदद होनी चाहिए। बट हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है छूट जाते हैं। वो इसलिए छूटते हैं क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं है यहाँ पर NGOs का, जो कि मैं काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि डी साहब से, क्योंकि हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह जो श्रीनगर के डी साहब हैं, बहुत जो है बहुत काम करने वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो उनसे बात की जाए इस बारे में कि जो जेन्युइन NGOs हैं उनको एक लाइसेंस इशू किया जाए, और जो जेन्युइन NGOs नहीं हैं, मतलब जो फॉर द सेक ऑफ नेम है, यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम हो कि NGOs को अपना काम जो है वो दिखाएं और तब जाके वो काम करे। इस चक्कर में क्या होता है, ड्यूप्लिकेशन बहुत होता है। मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि एक घर को बहुत सारी मदद मिल गई और दूसरे घर को जो है बिल्कुल मदद नहीं मिलती है। बेशक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ लोग बोलते होंगे हमें जी मदद मिलती ही नहीं है। अच्छा, इसमें भी अनफॉर्चुनेटली ही कहेंगे कि किस्म है लोगों के, जैसे मैं आपको इसमें आप NGOs को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं पूरी हद तक। जैसे कल एक घर से मुझे फ़ोन आया तो कहने लगे कि हम जी फ़तेह कदल से हैं, ऐसे ऐसे मसला है, तो मैंने पता करवाया, मसला था। फिर वही घर जो है, उसका दूसरा बंदा जो है मुझे कॉल करके बोलता है हम जी जाल डगर से बोल रहे हैं। तो सिंस नाम डिफरेंट है, एरिया ऑलमोस्ट एक है, तो हमारे पास भी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हम भी हमें भी थोड़ा बहुत एहतियात करना पड़ता है, पहले वेरिफिकेशन करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा बहुत इसमें देखना पड़ेगा। मेरी गुजारिश है DC साहब से कि इसमें थोड़ा, जब कोविड, खैर वो तो अभी मुमकिन नहीं है, बट इसके बाद जो है थोड़ा एक स्ट्रीमलाइन हो जाए ये सिस्टम। मतलब लाइसेंस उनको मिले जो काम कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है, ताकि लोगों के लिए भी आसान हो जाए कि किसको फंड देना है और किसको डोनेशन नहीं देना है। क्योंकि जब सही जगहों पे डोनेशन जाएगा तभी सही तरीके से काम किया जाएगा, अदरवाइज़ यही कन्फ्यूजन और कियोस जो है कश्मीर में बना रहेगा। चलिए, शुक्रिया हमारे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुर्रतुल ऐन जो कि बात कर रहे थे। हालांकि आपको याद होगा कि कई ऐसे NGOs हैं, काफ़ी NGOs अगर वादी कश्मीर की बात है, 200 से 2000 से ज़ायद होंगे, लेकिन हम अक्सर उन जगहों पर जाते हैं जो वाकई काम करते हैं, जो वाकई ज़मीनी सतह पर देखते हैं कि वाकई गरीब कौन है। आज हम आए इनके पास और बात भी की, और आने वाले वक्त में हम भी देखेंगे कि किस तरीके का जो कि इनने अपनी ज़ुबान से कहा कि बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं, लेकिन अब भी देखेंगे आने वाले दिनों में किस तरीके के काम का रोल रहेगा। और अपने मेज़बान शबरेज़ बशीर को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही फिर आपके साथ होगी मुलाकात इसी शो में। देखते रहिए द डिस्पैच।